नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आज आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जिसमें प्रयत्न के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, संयुक्तता के आधार पर और स्वराघात या बलाघात के आधार पर। आइए देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण करें तो इसको बिंदुवार हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसमें उच्चारण में हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है, यानी केवल स्पर्श करती है। हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन हैं वो हैं क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ता, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये सब। ये तो आप सब समझते ही हैं, लिखने की ज़रूरत है क्या? सुन करके आप लिख सकेंगे। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखने में इसमें समर्थ नहीं रहता हूँ। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ता, द, थ, ध, प, फ, ब, भ। ये आपका जो स्पर्श, देखिए जब बोलते हैं तो कहीं से केवल स्पर्श मात्र होता है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन वो प्रयत्न के आधार पर हो गया। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी स्पर्श के साथ साथ कुछ रगड़ हो तो उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे, जैसे च, छ, ज, झ। यानी स्पर्शी जो व्यंजन हैं उसमें संघर्ष भी हो तो उन व्यंजनों को हम कहेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जैसे च हो गया, छ हो गया, ज हो गया और झ। ठीक, ये देखिए ये हो गया आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और ये केवल स्पर्श मात्र यानी स्पर्श प्रयत्न के आधार पर ये हो रहा है। तीसरा प्रकार है संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थान को इतना अधिक रगड़ कर निकलती है कि चित्कार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हिंदी में संघर्षी व्यंजन में फ, ब, स, ज, स, ख, ग, घ, ये सब हो जाते हैं आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यानी कि संघर्ष करते हैं। प्रयत्न में जब संघर्ष करना पड़ता है, जैसे फ, ब, स, ज, स, ख, ग, घ, ये हो गया, इसीलिए इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज, झ, ये हो गया। अब देखिए अनुनासिक व्यंजन ध्वनियाँ जो होती हैं, अंग, य, ण, न एवं म, ये तीसरा है। पार्श्विक व्यंजनों के आधार पर मुख द्वारा जो बीच में बंद हो जाने के कारण हवा दोनों ओर से निकलती है, यानी कि दोनों गालों की तरफ से, तो हिंदी में इसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। इसमें उदाहरण है ल, देखिए ल, ये क्या कौन सा व्यंजन है? प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक व्यंजन, ये ला है, केवल एक मात्र है। अगला है लुंठित व्यंजन। जब हम वर्ण पढ़ा रहे थे तब मैंने डिटेल किया था। लुंठित व्यंजन के व्यंजन जो है प्रयत्न के आधार पर बांटे तो जीभ की नोक को बेलन की तरह कुछ लपेट कर या लुंठित द्वार तालु का स्पर्श कराकर यह ध्वनि उच्चारण में आती है।
जैसे र, देख रहे हैं ना, रा बोलकर भी देख सकते हैं। तो रा जो होता है ये लुंठित व्यंजन है। अगला है अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर तालु को झटके से मार उसे फिर सीधा कर दिया जाता है। जो ध्वनि इसमें उत्पन्न होती है उसे ही हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ढ़, ढ़, यानी आप इसको देखें तो जैसे हमको लिखना पड़े रगड़, पढ़ाई, गढ़, तब इसमें ये आएगा। देखिए मिटा करके फिर से लिखते हैं, ठीक। अब देखिए हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लुंठित व्यंजन जो होता है ये है रा, और उच्छिप्त व्यंजन जो है वो है ड, और ड का जो नव विकसित रूप है यहाँ बिंदी रख देंगे बस, ठीक है, यहाँ पे। और ढ, ढ से ढक्कन जो होता है उसमें हम यहाँ पर लिखने में थोड़ा हम सक्षम नहीं है भाई, आप लोगों को बताते रहते हैं। और आप लोग खैर ग्रेजुएट करके आए हो, हिंदी भाषी क्षेत्र के हो आप सभी, इसलिए जानते ही हो। तो यहाँ पे देखो ऐसे ड, ये हो गया ये, और यहाँ पे बिंदी रख दिया, यहाँ पे ढा है उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, ये हो गया। अब आपका फिर आता है आपका अर्धस्वर। अर्धस्वर माने वह श्रुत ध्वनियां हैं जो एक प्रकार से स्वर और व्यंजन के बीच में है, यद्यपि इनका झुकाव व्यंजन की ओर अधिक रहता है। इनको अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग उच्चारण का प्रारंभ स्तर स्थिति से होता है, अर्धस्वर कहलाते हैं। ये दो होते हैं मात्र, इसमें क्या है या, ठीक, और दूसरा है वा। या और वा जो होते हैं ये अर्धस्वर ध्वनियां हैं। अब दूसरा आधार हम देखें तो दूसरे आधार में स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री क्या होती है आप लोग जानिए, यानी स्वर तंत्री के प्रयत्न के अनुसार जो वर्ण में भेद किए गए हैं वो दो भेद हैं, घोष और अघोष, ठीक। अब देखिए स्वर तंत्री क्या है, जैसे मुख, होंठ, जिह्वा, तालु, नम तालु, दो प्रकार का होता है, नम तालु और सख्त तालु, काकल, ये सब जो स्वर तंत्रियां हैं जहां से ध्वनियां निकलती हैं। तो इसके दो भेद किए गए हैं, पहला है घोष और दूसरा अघोष। घोष में क्या होता है कि श्वास लेते समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे से अलग रहती हैं, किंतु बोलते समय ये स्वर तंत्रियां मिल जाती हैं और वायु इन्हें धक्का देकर बाहर आती है, जिससे एक प्रकार का कंपन या नाद या आवाज कह लें या साउंड कहें, ठीक है। घोष यानी वही जो निकलता है उसी को घोष कहेंगे। हिंदी में इन्हें ही घोष कहते हैं, जैसे आ, ई, री, उ, ए, ओ, औ, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व और ह। ये आपके घोष हैं। अघोष माने जैसे आप पढ़ रहे हैं तो स्पर्श व्यंजनों में देखेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा का, खा, ग और घा, ठीक है, अंगा, समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्या हो गया, ये इतना हो गया, क्या हो गया, अघोष, और इतना हो गया घोष। यानी ध्वनि जो अधिक मात्रा में भरकर जब निकलती है घोषित करना, तो उसे हम घोष कहते हैं। और जो प्रथम में क और ख, ट और ठ, द और ध, इस तरीके से ये हो गया घोष, और ये हो गया अघोष, और वो हो गया घोष। यानी अघोष, घोष में हमने देखा आ, ई, उ,
ओ औ ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ। ओ सारी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया भाई, भ्रमित हो जाते हैं हम भी। आप लोग बंद दिमाग चलाइए। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो घोष होगा, यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण की बात मैंने बता दी। क्लियर? अभी आगे पढ़ेंगे इसको। अल्प प्राण और महाप्राण, यानी जो अल्प प्राण में क ख और ग घ अंगा ये महाप्राण है। लेकिन घोष अघोष में हम देखेंगे जो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, अघोष, और दूसरा और चौथा हो जाएगा घोष। देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, घोष जो है वो है आ इ, यानी स्पर्श व्यंजन में देखें तो ज़्यादा सरलता है, उसी को हम कॉपी करें माइंड में और उसी के आधार पर तय करें। जैसे घोष देखेंगे तो ग और घ, क ख सॉरी अघोष पहले पढ़ते हैं। अघोष माने देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ स श और स आदि, ये हो गए अघोष। सही तो बताया मैंने, ये सही बताया भाई, हम ही खुद भ्रमित हो गए। ये जानते हो बहुत समय से मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसमें भ्रमित हो गए। यही सही है। अघोष माने का और खा, और फिर घोष कहेंगे तो ग घ अंग। तो का खा जो हो गया ये क्या हो गया, अघोष, और ये ग घ अंगा ये क्या हो गया, घोष। ठीक है, ये सही है। मैं वही तो कह रहा था, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, काफ़ी दिन बाद पढ़ा है। क्लियर हो गया ना? यानी अब फिर से एक बार देख लेंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करें तो स्पर्श व्यंजन को हम माइंड में रखें, तभी उसी से आ जाएगा। घोष माने होता है कि श्वास लेते समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे से अलग रहती हैं, किंतु बोलते समय ये स्वर तंत्रियां मिल जाती हैं और वायु इन्हें धक्का देकर बाहर आती है, जिससे इस प्रकार का कंपन या नाद उत्पन्न होता है। हिंदी में इसे ही घोष कहते हैं। जैसे यदि का खा गा घा में हम स्पर्श व्यंजनों में देखें तो सबसे आसान है ग और घ, ग और घ, यानी क और ख जो हो गया वो आघोष हो गया, और ग और घ हो गया ये घोष हो गया। ठीक है। आघोष माने वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अलग अलग रहती हैं, वह इन्हें लेस मात्र प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। हिंदी में इन्हें आघोष कहते हैं। ठीक, इसको हम आघोष पहले लिखते तो ज़्यादा सही था। तो जैसे क ख ख च छ ट ठ त थ प आदि, ये हो गया आपका आघोष। और घोष में क्या होता है कि बोलते समय स्वर तंत्रियां मिल जाती हैं, वायु इन्हें धक्का देकर बाहर निकालती है, तो उसमें बल लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी का खा इधर हो गया, क्या हो गया, का खा हो गया आघोष, ये सही था, और ये घोष हो गया ग घ। क्लियर है कि नहीं? न क्लियर होगा स्पेशल हमसे पूछ लीजिएगा। आगे अगला बिंदु है हमारा, अगला वर्गीकरण है प्राणत्व के आधार पर। प्राण के आधार पर, प्राण माने वायु होता है, हवा, हवा की शक्ति। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं और कुछ महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण माने
जब हम जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो, हवा कम जरूरत हो, श्वास बल कम लगे, तो उन्हें ही अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क ख, अंग, च छ य, ट ण त द न प ब म य र ल व। ये क्या हो गया सब? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या हो गया? क ग, जो अभी मैंने बताया था क। अब देखिए पहला और तीसरा, और इसमें देखिएगा खा यहां बचा हुआ है, खा, और तो ये जो हवा जिसमें ज्यादा लगेगी वो हो जाएगा महाप्राण। यानी जो कम है क और ग और ख और घ, ये हो जाएगा महाप्राण और ये हो जाएगा अल्प प्राण। आप इनको पकड़ने के लिए, समझने के लिए सबसे आसान आपको है कि आप इसमें स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिएगा। स्पर्श व्यंजनों के आधार पर ये अल्प प्राण, महाप्राण और घोष अघोष को समझेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो महाप्राण, ये वैसे पांडे सर हमारे हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप सबको याद हो गया होगा पहले ही। तो महाप्राण समझ गए ना? हवा का आधिक्य हो, श्वास बल अधिक हो, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, च, छ, झ, ठ, ड, ढ, थ, ध, ये सब ठीक है। और इसमें द्वितत्व व्यंजन भी आते हैं, जैसे म, ल, र, ढ़, ये सब महाप्राण में आते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। उच्चारण स्थान अर्थात जब ये स्वर तंत्रियां जो होती हैं उनमें जो उच्चारण होता है वो किस स्थान से निकलता है, उस आधार पर बांटा गया है। यानी विद्यार्थी उचित ध्वनि निर्गम से परिचित हो सकें, इसलिए इसका प्रयास किया गया है। कंठ से क्या क्या निकलता है? आ, क, ख, ग, घ, अंग, हा और विसर्ग आहा। ठीक है, जैसे आहा में हा ही तो निकलता है, तो ये हो गया कंठ से। कंठ इसका उच्चारण स्थान है, वर्ण ये निकलेंगे। क्लियर हो गया? यानी ये सब यहां तक। तालु यानी कठोर तालु, सॉरी कोमल तालु को तालु कहते हैं, और मूर्धा माने कठोर तालु। ई, च, छ, ज, झ, य, श, ये हो गया तालु से निकला। मूर्धा से यानी कठोर तालु से, मूर्धा के पास, तालु के पास सख्त तालु, एक कठोर तालु। नम तालु और कठोर तालु, कोमल तालु और तो ये हो गया री, ट, ठ, ड, ध, ण, र, श। जीभ की रगड़ से जो निकलते हैं, ड़, अढ़, ये 9 व्यंजन जिसको कहते हैं। जैसे लड़ाई और पढ़ाई उदाहरण है इसका। दंतव्य जो हैं त, थ, द, ध, त्र, जिस दांत से स्पर्श उच्चारण स्थान। अगला वत्स माने मसूड़े। मसूड़े भी सहयोग करते हैं। क्या करते हैं मसूड़े? क्या करते हैं? मसूड़ों के सहयोग से न, देख रहे हैं, न, ल, स, ज। ओंठ उच्चारण स्थान है, उ, प, फ, ब, भ, म। ये हो गया ठीक। कंठ या तालु, ए, ऐ, छ। इधर आ गया कंठ और ओंठ दोनों मिलकर जो उच्चारण स्थान बनाते हैं, ओ, आओ। यहां दंत और ओंठ मिलकर के जो बनाते हैं जो उच्चारण स्थान है, वा और फा। नासिका से अनुस्वार निकलता है जिसमें चंद्र बिंदु लगती है या बिंदु लगता है, अंग, य, न, म। कंठ तथा जिह्वा जो है उससे क, ख, ग। क्लियर? क, ख, ग। ये आपका हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम देखेंगे
संयुक्तता के आधार पर। संयुक्तता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है असंयुक्त, यानी जो व्यंजन कहेंगे तो क और ट, यानी जो पूरे पूरे व्यंजन हो, क और ट असंयुक्त हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं क और ट, इस तरीके। जो संयुक्त ना हो, संयुक्त जो है संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, जैसे छ, त्रंग, ज्ञा, श्रमिक वाला श्रा, ये। अब देखिए द्वितत्व व्यंजन, कुछ लोग इसको और बताते हैं एक, जैसे पक्का, यदि आधा का और का मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं द्वितत्व, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व। ये गप, उत्तर, यानी ता में ता मिला हुआ है तो ये द्वित्व व्यंजन इसको कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके साथ साथ सुर लहर क्या होता है, पहले समझ लें। यदि ध्वनि विज्ञान में उच्चारण जितना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उसी प्रकार से स्वर लहर का भी महत्व है। यांत्रिकी ध्वनि विज्ञान की सहायता से ध्वनि किस प्रकार और किस स्थान से प्रयत्न के आधार पर उत्पन्न हुई है, इसका ठीक ठाक विवरण नहीं मिल पाता है। वाक्योच्चारण में कहाँ कितना बल दिया जाए, कहाँ कैसी संधि की जाए, कहाँ कैसे लहर उत्पन्न की जाए, वाक्य में से उस लहर को कैसे परिचित कराया जाए, यह सब भी यंत्रों से विश्लेषित कर लिया जाता है। सुर लहर आदर्श वक्ता के उच्चारण और सुर लहर से मिलाया जाता है और उच्चारण की भिन्नता का प्रयास बिल्कुल सफल कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। यानी सुर लहर में जब हम कहाँ ध्वनियों को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, वर्णों को कैसे करेंगे, कैसे बदलाव लाएंगे, कैसे अर्थापन करेंगे आदि का महत्व दिया जाता है, उसी को ही हम सुर लहर कहते हैं। आघात देख लें क्या होता है और स्वराघात क्या होता है, उसके आधार पर देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जब किसी ध्वनि पर विशेष बल या जोर दिया जाता है और उसके बाद उच्चारण होता है, यानी ध्वनि निकलती है, उसे हम आघात कहते हैं, जब बल दिया जाए। और जब बल न दिया जाए तो यानी वो होगा, वो दूसरा प्रकार हो जाएगा। यानी आघात से जो बलाघात और सुर दोनों आते हैं, आघात में जो होते हैं स्वर सुर भी आते हैं और बलाघात भी आता है। भाषा विज्ञान में इसी शब्द को कहा गया आघात। आघात माने चोट करना। जब हम क्या करते हैं कि ध्वनियाँ निकलती हैं और उस पर विशेष बल देते हैं या जोर देते हैं, चोट देते हैं, तो उसे ही हम स्वराघात कहते हैं। जैसे हमने गणित कह दिया तो क्या हो गया, जिसमें कोई बल नहीं दिया गया, लेकिन गणित कह दिया तो हमने क्या किया, अणा पे बल दे दिया, स्वर पर बल दे दिया, आघात कर दिया, तो ये हो गया स्वराघात। इसीलिए कह दिया, कोई बात नहीं, इसीलिए। क्लियर। अब बलाघात क्या होता है ये देख लेते हैं। बलाघात भोलानाथ तिवारी जी बताते हैं कि बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि या अक्षर या शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति अधिक्यता के कारण अपेक्षाकृत अधिक बलयुक्त ध्वनि या शब्द या अक्षर से आसपास की ध्वनियाँ प्रभावित हो जाती हैं और अधिक मुखर करके शक्तिशाली प्रदर्शित होती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं या होती हैं, उसे ही हम बलाघात कहते हैं। बलाघात के संदर्भ में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताया है कि वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता है। कभी वाक्य के एक शब्द पर बल दिया जाता है, कभी अक्षर पर बल दिया जाता है और कभी दूसरे पर। इसी प्रकार एक शब्द सभी ध्वनियों के बराबर बल या आघात नहीं पड़ता है। भाषा की कोई भी ध्वनि बलाघात शून्य भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगता ही है बल। बलाघात के कई भेद हैं। ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात। ध्वनि इसको देख लीजिएगा, बलाघात कई प्रकार के होते हैं, 1 2 3 प्रकार जहाँ तक। पहला है ध्वनि बलाघात, यानी वर्ण से। अक्षर बलाघात, जो अक्षर प्रकट हो रहा है,
यानी ध्वनि तो ध्वनि का ही रूप, विकसित रूप ही अक्षर है। और शब्द बलाघात यानी शब्द, यहां ध्वनि कर देंगे और यहां पर अक्षर। ठीक, अब देखिए हम उदाहरण बता रहे हैं। एक प्रकार और है, वाक्य भी कह दें। यानी कभी कभी जब हम वाक्य अनुच्छेद पढ़ते हैं तो एक वाक्य पर अधिक बल देते हैं, या एक वाक्य क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। डार्क करने का मतलब क्या हो, उस पर विशेष बल देने की जरूरत है। तो यह है वाक्य बलाघात, यानी ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। मेरे अनुसार यह अक्षर और ध्वनि एक ही है, तो इसलिए 3 प्रकार ही होंगे। जैसा विकल्प मिले वैसे ही आप हल कीजिएगा। अब देखिए बलाघात का उदाहरण यदि दें हम, तो इसको मिटा करके फिर से लिख देते हैं। ठीक, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए बलाघात का उदाहरण दें तो सामान्य रूप से हम कह दें यदि कि हम विद्यालय जा रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया, हम विद्यालय जा रहे हैं। पढ़ लेना आप लोग। अब देखिए यहां पे सामान्य रूप से हमने कह दिया हम विद्यालय जा रहे हैं। अब हमने कहा कि हम पर बल दे दिया, हम विद्यालय जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं और कोई जाए या न जाए या नहीं जा रहे हैं। ठीक, यानी जो शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ने से अर्थ भेद और भाव भेद में अंतर हो जाता है और उसका आशय या पर्याय कई दिशाओं में चला जाता है। इसीलिए बलाघात विशेष महत्वपूर्ण है। अर्थापन में भाव उसका बदल जाता है। जैसे हम सामान्य रूप से बोलते हैं कि हम विद्यालय जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जा रहे हैं। फिर हमने कहा हम पर बल दे दिया, हमने कहा हम विद्यालय जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, यानी हम खाली जा रहे हैं और कोई जाए या ना जाए। अब देखिए विद्यालय पर बल दे दिया गया, तो ये तीसरा प्रकार हो गया उसके, विद्यालय जिसे कहा गया हम विद्यालय जा रहे हैं। देखिए हो गया अंतर, अर्थापन कीजिएगा कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका बलाघात का उदाहरण। बलाघात में जब हम स्वर तंत्रियों के तनाव पर यह निर्भर करता है बलाघात, क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तो ये कैसा होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है, 2 और 3। ठीक, 3 यहां लिख देते हैं, 1 2 3। तो पहला क्या होता है, उच्च स्वर, यानी कि जब हम उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तो उच्च स्वर हो जाता है, और तथा कम तनाव हो जाता है तो निम्न स्वर होता है, और जब मध्यम तनाव होता है तो सम या मध्यम स्वर निकलता है, और उसी आधार पर भाव या पर्याय तात्पर्य निकाला जाता है। भाषा का कम्युनिकेशन में बहुत महत्व है, इसलिए स्वराघात, बलाघात, स्वर लहर और ध्वनि और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन पर विशेष बल दिया जाता है। धन्यवाद। आशा है इसमें वीडियो में थोड़ा सा मैं भ्रमित हो गया था, मुझे क्षमा कीजिएगा और आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इससे संबंधित दूसरा वीडियो कोई भी देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब आप अनुसंधान करेंगे, जोर देंगे, जब आप जैसे मैं डिगूंगा वैसे आप भी क्या करेंगे, अपने ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान चक्षु आप तीव्र कर देंगे, अधिक संलग्नता और सक्रियता से कार्य करना शुरू कर देंगे, और वहीं आप सीख जाएंगे, ये मेरा मत है। और नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ते समझते चले जाते और जोर न देते। त्रुटियां आपको सिखाने का महत्वपूर्ण प्रयास करती है, ये मेरा लॉजिक है, ये मेरी शिक्षण विधा। धन्यवाद।